आज हम सीडो फोर्स की बात करते हैं। सीडो फोर्स यानी कि छद्म बल एक ऐसा फोर्स है जो होता नहीं है पर इसको लिया जाता है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो होता नहीं है लेकिन लेना पड़ता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब कभी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉ जैसे कि आप जानते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक सिस्टम है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और खाली एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये सीएम लिखने का जरूरत नहीं है। सो जब न्यूटन सेकेंड लॉ हम अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन के लिए एक रेफरेंस फ्रेम होता है। सपोज ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है। जो आइदर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर हम ऐसा एक रेफरेंस से कोई भी एक ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं जिसका मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम ले लेते हैं, उनका नेट वेक्टर सम जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वैलिड है अगर हमारा रेफरेंस फ्रेम आइदर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। ऐसा रेफरेंस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है। लेकिन अगर ये रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वैलिड नहीं है। अगर हम ऐसा रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जो एक्सेलरेटेड है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वैलिड नहीं है। अब ये रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन किस वजह से हो सकता है? ट्रांसलेशन की वजह से हो सकता है, रोटेशन की वजह से हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। और जब हम इस तरह के रेफरेंस से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। सो न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए हमको एक ऐसा फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लेना पड़ता है जो वास्तव में नहीं है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सीडो फोर्स या छद्म बल। तो एक सिंपल केस लेते हैं कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है, इसका लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इस रेफरेंस फ्रेम से जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका मास m है, तो अगर हम सिर्फ रियल फोर्सेस लेंगे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। यानी कि सिर्फ रियल फोर्सेस, ऑल रियल फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे, ऑल रियल फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए एक और फोर्स हमको लेना पड़ेगा। इस फोर्स का वैल्यू है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन है ऑपोजिट टू रेफरेंस। रेफरेंस इस तरफ अगर जा रहा है तो हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, जितना रियल फोर्सेस है वो सभी ले लीजिए, एक और फोर्स ले लीजिए। ये इस तरफ है, माइनस ए हो जाएगा। एक और फोर्स ले लीजिए। सो जितना रियल फोर्सेस है वो सबको लीजिए, एक और फोर्स ले लीजिए, प्लस एक और फोर्स। अब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज F इक्वल टू m ई।
लेकिन अब जो आपको एक्सेलरेशन मिला एज सीन फ्रॉम दिस रेफरेंस, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस. सो संक्षेप में न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम में वैलिड है अगर जिस रेफरेंस से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आइदर वो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी है. आप सारे रियल फोर्सेस को ऐड कर दीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए ma के साथ. लेकिन जिस रेफरेंस से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर एक्सेलरेटेड है, देन अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, सभी रियल फोर्सेस को लेना ही है, उसके अलावा एक फोर्स लेना पड़ेगा. इस फोर्स को हम सीडो फोर्स बोलते हैं. हम एक सिंपल सा केस लेते हैं. हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है उसका एक लीनियर एक्सेलरेशन है, तो और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, जितने भी रियल फोर्सेस है उस सब को ले लेंगे और एक सीडो फोर्स ले लेंगे. सीडो फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस और डायरेक्शन ऑपोजिट टू रेफरेंस होता है, इसीलिए -ma लिख दिया. तो सभी रियल फोर्सेस, एक सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम दिस रेफरेंस. तो चलिए इसको हम कुछ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखते हैं. तो पहला केस लेते हैं. मान लेते हैं एक कार है, इसका एक्सेलरेशन a है. इसके रूप से एक मास को सस्पेंड किया गया, थ्रू ए स्ट्रिंग, और एक स्टेडी स्टेट में, स्टेडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार, स्ट्रिंग जो है एक एंगल बनाता है थीटा, और इस मास को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं. तो चलिए पहले इनर्शियल रेफरेंस ऑब्जर्व करते हैं. यहां से ये रेफरेंस है, यहां से ऑब्जर्व करते हैं. इस रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं. इनर्शियल रेफरेंस से जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें सिर्फ रियल फोर्सेस दिखता है. रियल फोर्सेस एक है, रियल फोर्सेस यानी कि द फोर्सेज विच कैन बी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग. तो इसको अर्थ खींच रही है mg, कार खींच रहा है थ्रू स्ट्रिंग खींच रहा है, इसलिए इसको टेंशन बोलते हैं. स्ट्रिंग्स, पाइप्स, रॉड्स के अंदर में जो फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं. सो ये दो रियल फोर्सेस, एक अर्थ के चलते mg और एक कार का पुल थ्रू स्ट्रिंग है टेंशन. सो न्यूटन्स लॉ क्या है, F इक्वल टू ma, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं, हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं along acceleration और perpendicular to acceleration. So along acceleration force is ma, perpendicular to acceleration force is 0. So ये जो न्यूटन्स लॉ है इसको यूजुअली हम प्लेन मोशन में स्प्लिट कर देते हैं, along मोशन एंड परपेंडिकुलर टू मोशन. along मोशन फोर्स होता है ma, परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स होता है 0. तो इस पर्टिकुलर केस में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं. सो एक्सेलरेशन हमारा सामने की तरफ है, mg ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सो mg को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. टेंशन जो है एक एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर दीजिए. नियर टू थीटा कॉस थीटा होता है, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा होता है. सो अलोंग एक्सेलरेशन कंपोनेंट है t साइन थीटा.
सो टी साइन थीटा जो है वो एम ए इक्वेशन नंबर 1 है। परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स 0 है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, यानी कि a इक्वल टू जी tan थीटा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इनर्शियल फ्रेम से, जो कि रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है। सो जब हम इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, ये मास सामने की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, और हमें जो दिख रहा है उसके लिए हमने इक्वेशन लिखा। क्या लिखा? अलॉन्ग एक्सेलरेशन फोर्स इज एम ए, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स इज 0। अब रेफरेंस को चेंज कर लेते हैं। इवेंट सेम है, रेफरेंस बदल गया। इवेंट सेम है, रेफरेंस यहां पर इस यहां पर रेफरेंस। इधर इधर या इधर किसी कहीं पर भी कार के अंदर ले लीजिए, जहां रेफरेंस कार का एक्सेलरेशन ए। अब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें रेस्ट में लगेगा, हम भी मोशन में हैं, रेफरेंस भी मोशन में है, ये भी मोशन है, रिलेटिव मोशन 0, ये हमें रेस्ट में दिखेगा। रियल फोर्सेस लेते हैं, एक रियल फोर्स mg है, एक रियल फोर्स टेंशन है, और ये दोनों फोर्स जो है एट एंगल पर है। कभी भी दो वेक्टर्स अगर एंगल पर है, उनका सम 0 नहीं हो सकता। दो वेक्टर का सम 0 होने के लिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, और ये दोनों एंगल पर है, इनका सम 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। यहां से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये रेस्ट में, रेस्ट मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दो फोर्सेस एंगल पर है, और दो फोर्सेस एंगल पर कभी भी 0 सम नहीं हो सकता। तो जैसे कि आगे भी डिस्कस किए, अगर नॉन इनर्शियल से ऑब्जर्व करते हैं, रियल फोर्सेस के अलावा एक सीडो फोर्स लेना पड़ता है, जिसका वैल्यू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन होता है ऑपोजिट। इस तरफ लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए माइनस साइन नहीं दे रहा हूं। अब इस रेफरेंस से रेस्ट में दिख रहा है, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0। सो टी एक एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। पास वाला हो गया कॉस थीटा, दूर वाला हो गया साइन थीटा। थीटा के करीब वाला कॉस थीटा होता है, दूर वाला साइन थीटा होता है। सो ये रेस्ट में है, मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो गया, दैट इज राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, और नेट वर्टिकल फोर्स इज 0। अगर स्केलर फॉर्म में लिखूं, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं। 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर देता हूं, टी टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस, tan थीटा। सो ए हो गया जी tan थीटा। पिछले बार भी यही आया था, ए इक्वल टू जी tan थीटा। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी इवेंट को लेते हैं, इवेंट यही रहने दीजिए, रेफरेंस बदल देते हैं। सेम इवेंट है,
एक और जगह से ऑब्जर्व करते हैं, इस रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। माने ऑब्जर्वर यहां पर है, ये रेफरेंस है। ओरिजिन मतलब जहां से मेजरमेंट होती है। सो ऑब्जर्वर यहां पर है और एक कार से ऑब्जर्व कर रहा है, जिस कार का एक्सेलरेशन मान लेते हैं a0 है और इसका वैल्यू मान लेते हैं a से ज्यादा है। सो यहां से ऑब्जर्व करने से ये कैसा दिखेगा? बिकॉज इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है तो ये पीछे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। ये किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा? पीछे की ओर, विथ एक्सेलरेशन a0 माइनस c। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, बिकॉज ये नॉन इनर्शियल है, खाली जो दो रियल फोर्सेस है इससे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। हमें एक फोर्स लेना है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट टू वैलिडेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यानी कि सीडो फोर्स लेना पड़ेगा। सीडो फोर्स का वैल्यू है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन है ऑपोजिट, यानी कि इस तरफ एक सीडो फोर्स लेना पड़ेगा, इस तरफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस a0 और डायरेक्शन ऑपोजिट लेना पड़ेगा। मैं स्केलर फॉर्म में लिखा हूं। अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या है? along acceleration force is ma, perpendicular is 0, perpendicular is 0। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहां से जब हम देख रहे हैं ये पीछे की ओर जा रहा है, इसका मतलब पीछे का फोर्स जो है आगे का फोर्स यानी कि t sin थीटा इससे ज्यादा है। पीछे का फोर्स आगे का फोर्स से ज्यादा है, यानी कि नेट फोर्स हो गया पीछे का फोर्स, बैकवर्ड फोर्स माइनस फॉरवर्ड फोर्स। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हम यहां से देख रहे हैं इसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर कितना है? a0 माइनस c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। t sin थीटा इक्वल टू ma। इक्वेशन 1 हो गया। परपेंडिकुलर टू मोशन नेट फोर्स 0 है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड कर देते हैं। साइन बाई कॉस tan थीटा a इक्वल टू g tan थीटा। तो वही रिलेशन निकला जो पिछला बार निकला था। पिछला दोनों केसेस में जो आंसर आया था वही आया। अब एक सवाल ये उठता है कि आंसर अगर सेम आ रहा है तो अलग अलग रेफरेंस से ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है, और ये सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही लाने का क्या जरूरत है। चलिए इसका भी डिस्कशन हम एक प्रॉब्लम के साथ ही करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक वेज दिया गया है जिसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया और हमें पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज। तो ये क्वेश्चन में पूछा ही यही गया है कि एज सीन फ्रॉम वेज, मतलब वेज का रेफरेंस से आपको आंसर करना है, वेज का रेफरेंस। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मींस एज सीन फ्रॉम वेज।
सो जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो वेज में फिक्स्ड है, आपको वेज से ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया। और वेज से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपका रेफरेंस फ्रेम वेज में है, वेज तो एक्सेलरेटेड है, तो आप सिर्फ रियल फोर्सेस लेके न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब वेज के रेफरेंस से आपको कैसा दिख रहा है। तो वेज के रेफरेंस से अगर हम देखेंगे तो जो दो रियल फोर्सेस है, मान लेते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है तो सिर्फ दो ही फोर्स होगा, एक mg होगा और एक नॉर्मल फोर्स होगा। और हमें कहा गया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज, मतलब वेज का रेफरेंस से देख रहे हैं। तो वेज का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो हमें एक स्यूडो फोर्स ऑपोजिट टू रेफरेंस लेना है। रेफरेंस ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर लेना है, यानी कि नीचे की ओर लेना है। नीचे की ओर एक नेट फोर्स हो गया mg प्लस ma। सो रिजॉल्व कर देते हैं। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये नीचे की ओर जा रहा होगा। सो फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। इस तरफ हो गया आपका mg प्लस a कॉस थीटा, और इस तरफ हो गया mg प्लस a साइन थीटा। और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma, वेक्टर नोटेशन मैं अवॉइड कर रहा हूं। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma, दैट इज mg प्लस a साइन थीटा इज ma। बट ये जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का एज सीन फ्रॉम वेज, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज। सो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना निकला, g प्लस a साइन थीटा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज, तो निकल गया। परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है, जो नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया होता तो n इक्वल टू mg प्लस a कॉस थीटा हो जाता। n इक्वल टू अच्छा, मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन में पूछ दिया होता, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नहीं पूछता विथ रेस्पेक्ट टू वेज, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो यही केस है, इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है, सरफेस स्मूथ है, ये वेज का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है a, एंगल थीटा है, और हमें पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, खाली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मीन्स इट्स अंडरस्टूड एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये ग्राउंड रेफरेंस से देखने से, ये ग्राउंड रेफरेंस से देखने से इसका एक्सेलरेशन क्या है। विथ रेस्पेक्ट टू वेज नहीं पूछा गया, जस्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, यानी कि ग्राउंड रेफरेंस से क्या होगा, इनर्शियल रेफरेंस से क्या होगा। तो इनर्शियल रेफरेंस मतलब हमें सिर्फ रियल फोर्सेस दिखाई देंगे, जो कि mg और n है। चलिए, रूल क्या बताता है, अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स इज 0। ये रूल है, इसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस mg और n। थोड़ी देर के बाद वेज ऊपर की ओर जा रहा, थोड़ी देर के बाद वेज का पोजीशन कुछ ऊपर चला गया होगा, वेज का पोजीशन कुछ ऐसा होगा। ये वेज का पोजीशन है। सपोज वेज का कोऑर्डिनेट्स है a b c, सो न्यू पोजीशन हो जाएगा a प्राइम b प्राइम c प्राइम, ये पोजीशन, एंगल सेम रहेगा। सो ये जो ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा था, स्लाइड करके नीचे की ओर आ रहा था,
और मान लेते हैं कि यहां पर आ गया, लेकिन ये जो चीज है अब यहां पर है, यानी कि ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। सो ब्लॉक्स वेज के ऊपर स्लाइड करते हुए यहां तक पहुंचा, लेकिन इसी दौरान वेज ऊपर की ओर चला गया। ये जो पोजीशन है अब यहां पर है, यानी कि ब्लॉक जो है यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि ब्लॉक का मोशन कुछ ऐसा रहा होगा। कौन सा एंगल में रहा होगा? मान लेते हैं थीटा प्राइम में रहा होगा। सो ये जो थीटा प्राइम है वो थीटा नहीं है। थीटा के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये आपका थीटा, यानी कि जो थीटा प्राइम है वो कम है थीटा से, और इसका वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, तो इसको अप्लाई करने में हमें मुश्किल होगा, क्योंकि हमें रिजॉल्व करना है अलोंग एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्सेस जो हमारी दो फोर्सेस है mg और n, जो दो फोर्सेस है उसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और परपेंडिकुलर टू दिस, और ये डायरेक्शन हमें नहीं मालूम। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है जो हमें नहीं मालूम है। न्यूटन्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं F इक्वल टू एम में, उसको हम कंपोनेंट्स में अप्लाई करते हैं। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज एम में, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स इज 0। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जानना जरूरी है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं कर सकते। कोई भी दो राइट एंगल्स में अप्लाई कर सकते हैं, AX और AY, और बाद में रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वो डिस्कशन किसी और दिन। आज हमारा डिस्कशन था क्या इसको स्ट्रिक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, यहां हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं मालूम। तो कैसा निकालें? अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, खाली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बोला गया, तो कैसा करें? सो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना बोला गया। हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज। इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे, g प्लस ए साइन थीटा, ये हमने निकाल चुके थे। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। Acceleration of block relative to wedge is acceleration of block minus acceleration of wedge. यहाँ acceleration of block means as seen from ground, inertial reference. So इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो acceleration of block निकल जाता है acceleration of block relative to wedge plus acceleration of wedge. अब दोनों का वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू कितना है? g प्लस ए साइन थीटा, उसका वैल्यू मालूम है e, और एंगल भी मालूम है। ये एंगल थीटा था और ये 90 डिग्री है, सो ये टोटल एंगल आपका हो गया 90 प्लस थीटा। ये वेक्टर मालूम है, ये वेक्टर मालूम है, एंगल मालूम है, हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। सो पैरेललोग्राम लॉ हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस, थोड़ा जगह कम पड़ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। सो इन दोनों को ऐड करना था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पैरेललोग्राम लॉ, प्लस 2 दिस वन into that one into cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लिख देता हूं।
तो इसको अगर आप थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, a+b होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था ये वेज का एंगल थीटा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, सरफेस स्मूथ है और वेज का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए था। तो पहली बार हमसे पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम वेज। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमें कहा गया है कि वेज से ऑब्जर्व करने के लिए, तो वेज के रेफरेंस से अगर ऑब्जर्व करेंगे रियल फोर्सेस mg और n के अलावा एक सीडो फोर्स ले ली। लेकिन दूसरी बार हमें कहा गया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, दैट मीन्स एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड को हम रफली इनर्शियल लेते हैं, तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको जो तकलीफ हो रहा था, जो बेसिकली हम अप्लाई करते हैं, अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma परपेंडिकुलर इज 0, वो अप्लाई करने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं मालूम हो रहा था, तो उससे हमको मुश्किल हो रहा था। और जब भी ऐसा होता है तो एक और तरीका है बनाने का, अब कोई भी दो राइट एंगल्स में एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फोर्सेस को दो राइट एंगल्स में रिजॉल्व कर दीजिए और दोनों डायरेक्शन का कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, सपोज x और yx। सो x निकाल लीजिए, ay निकाल लीजिए, a हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रूट ओवर। वो एक तरीका है, लेकिन आज उसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे थे, हमारा डिस्कशन था सीडो फोर्स। तो अगर हमको उस रूल अप्लाई करने में तकलीफ हो रही थी तो हम क्या किए, रिलेटिव पहले निकाल लिए, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दिया। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने से हमको ब्लॉक का एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड भी निकल गया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था कि हम सीडो फोर्स सीखते क्यों हैं, क्या जरूरत है इसका। इसका आंसर, इसकी दो मेन वजह है। पहली वजह कि क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको वहीं से करना पड़ेगा, और वहाँ से जब भी आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस आपको सीडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा वजह यह है, हर बार इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता चलता है, तो कभी कभी रेफरेंस चेंज कर लेते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। अगर आपने रेफरेंस चेंज कर दिया, ठीक है, जो आपको मिला वो रिलेटिव मिला, कोई बात नहीं, रिलेटिव से हम लोग एक्चुअल भी निकाल लेते हैं। सो ये दो वजह है। सो ये है सीडो फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए, जो कि आपको, अगर आपको ये यूज़फुल लगा और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक फिजिक्स के अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा और पोस्ट करूँगा। थैंक यू।